Hi everyone, this is Ankush. Welcome to my channel जिसका नाम है Empire of E. Today we have to discuss on the one of the sub topic belongs to the chapter of electromagnetic induction, which is the one of the most important chapter in volume 2 according to JEE and NEET. जिसकी इसके पहले हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम। उसके बाद हमने लेंज लॉ के भी बारे में भी पढ़ा था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे आप सबको पता है ईएमएफ इज नथिंग बट सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो डायनेमिक मशीनिंग में भी ऑकर होता है और स्टैटिक मशीन में भी ऑकर होता है। तो आज हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी किसी अलग चीज़ों में या अलग अलग इक्विपमेंट्स में वो किस तरह से क्लासीफाई किए जाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए जो ईएमएफ होता है वो दो अलग अलग डिवाइसेस में ऑपरेट होता है या इंड्यूस होता है। एक को मैं स्टैटिक मशीन कहूँगा तो दूसरे को मैं डायनेमिक मशीन कहूँगा। जो ईएमएफ स्टैटिक मशीन में ऑकर होता है उसे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट टाइप हियर, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो ईएमएफ डायनेमिक मशीन में ऑकर होता है उसे कहा जाता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि ये ईएमएफ कहाँ पे जनरेट होता है तो इसके मैं यहाँ पे एग्जांपल्स कॉपी करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे सामने एक एग्जांपल आता है, उसे सोलेनॉइड कहा जाता है। उसके बाद टोरॉइड भी कहा जाता है और जो मोस्ट वांटेड इक्विपमेंट है उसे मैं ट्रांसफार्मर कहूँगा। बेसिकली देखा जाए ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, अगर मुझे पोटेंशियल को बढ़ाना है या कम करना है तो समटाइम ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है जो मोस्ट वांटेड इक्विपमेंट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आगे चल के हम पढ़ने भी वाले हैं उसके बारे में। ठीक है। पर अगर मैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूं तो उसके दो स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल हमारे पास है। द फर्स्ट कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसका काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। द सेकंड कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक मोटर जिसका अपोजिट वर्किंग प्रिंसिपल है विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके। पर यहाँ पे एक मैं छोटी कंसेप्ट आपकी क्लियर करना चाहता हूँ। जो ईएमएफ जनरेटर में बनेगा इट इज़ एडवांटेजियस थिंग क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में मुझे दे रहा है क्योंकि वो मेरे काम का ईएमएफ है। पर अगर फॉर्चुनेटली मोटर का काम क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना, दैट मीन्स फोर्स प्रोड्यूस करना या टॉर्क प्रोड्यूस करना। पर अगर यहाँ पे भी ईएमएफ के जनरेट होता है मोटर में तो उसे ईएमएफ नहीं कहा जाता, उसे बैक ईएमएफ कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो ईएमएफ जनरेटर में बनेगा इट इज़ एडवांटेजियस थिंग, पर जो ईएमएफ मोटर में बनेगा उसे डिसएडवांटेजियस थिंग कहा जाता है। ठीक है। पर अगर मैं स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूं जो एक ट्रांसफार्मर में ऑकर हो रहा है उसके अगेन दो क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट कॉल्ड एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द सेकंड कॉल्ड एज एन म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉमन सेंस की बात है, जो ईएमएफ खुद का फ्लक्स लिंक करके ईएमएफ बनेगा उसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। और जो कॉइल दूसरे का फ्लक्स चुरा के जो ईएमएफ बनाएगी उसे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। अगर मैं सेल्फ की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक ही कॉपर कॉइल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं म्यूचुअल की बात कर रहा हूँ तो मुझे दो कॉपर कॉइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि सेल्फ का यूज़ कहाँ पे होता है और म्यूचुअल का यूज़ कहाँ पे होता है, अगर मेरे पास एक ही कॉइल है तो उस कॉइल में जो भी ईएमएफ बनेगा उसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। पर अगर मेरे पास एक पहली कॉइल है या दूसरी कॉइल है, अगर मैं पहले कॉइल को सप्लाई देता हूं उसका फ्लक्स जो है दूसरे कॉइल को लिंक करता है और दूसरे कॉइल में ईएमएफ जो भी बनेगा उसे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफार्मर में जो भी ईएमएफ बनता है उसे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स का यूज होता है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू द डीप कंसेप्ट ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अभी मैं बात करता हूँ कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वी मूव टुवर्ड द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके। सो दैट्स व्हाई प्लीज गिव योर कंसंट्रेशन ऑन द स्क्रीन। अगर मैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूँ तो एक तो फंडा क्लियर है। द फर्स्ट कॉल्ड एज एन जनरेटर एंड द सेकंड कॉल्ड एज एन मोटर। मैंने आपसे पहले कहा जनरेटर में जो भी ईएमएफ बनेगा इट इज़ एन एडवांटेजियस थिंग, पर मोटर में जो ईएमएफ बनेगा इट इज एन डिसएडवांटेजियस थिंग। और मोटर में जो भी ईएमएफ बनता है ना उसे नॉर्मल ईएमएफ नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है बैक ईएमएफ, जिसको डिसएडवांटेज कंसिडर किया जाता है। अगर मुझे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा बनता है उसको अगर मुझे देखना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करता हूँ।
किसी भी कॉइल के अक्रॉस अगर मुझे ईएमएफ बनाना है तो सबसे पहले आपको लगेगा एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए आपको दो परमानेंट मैग्नेट लगेंगे एन एंड एस, आपको लगेगी कॉपर की कॉइल एंड आपको एक लगेगा गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम है कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जस्ट कंसिडर कीजिए, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं मेरे पास दो अलग अलग परमानेंट मैग्नेट्स है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल एन एंड कैपिटल एस। दोनों के बीच में जो भी फील्ड जनरेट होगी उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एन पोल टू द एस पोल। तो मैंने क्या किया, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी उसमें मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस की जिसका नाम है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। उस रेक्टेंगुलर कॉइल में से मैंने दो टर्मिनल्स बाहर निकाले और दो टर्मिनल्स को कनेक्ट किया है कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में, क्योंकि जब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है। पर सबसे मेन थिंग ये है कि अभी मुझे अगर यहाँ पे ईएमएफ जनरेट करना है किसी भी कॉइल के अक्रॉस, तो सबसे मेन लॉजिक ये है कि आपको कोई भी एक पार्ट मूविंग कंडीशन में वहाँ पे प्रेजेंट चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों भी पार्ट मूविंग कंडीशन में होते हैं तो रिमेन्स वो स्टेशनरी रहेगा। अगर मुझे इन दोनों को मूविंग कंडीशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा वो देखिए। यहाँ पे हमें एक तो यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज मूविंग कॉइल यूज करनी पड़ेगी। तो मेरा मेन टारगेट क्या होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो हमारे पास दो अलग अलग पैरामीटर्स है, द फर्स्ट कॉल्ड एज एन रेक्टेंगुलर कॉइल, द सेकंड कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि दोनों में से एक जो पार्ट है आपका मूविंग कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्रिएट करेगा। जब तक कोई कॉपर या एल्यूमिनियम के रेक्टेंगुलर कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक नहीं करती तब तक फैराडे लॉ वहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेक्टेंगुलर कॉइल जो है हमारी उसको मैं मूविंग कंडीशन में रखता हूँ, इसको मैं रोटेटिंग भी कह सकता हूँ, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको मैं स्टैटिक में रखता हूँ। स्टैटिक का मतलब क्या है, विच इज इन यूनिफॉर्म कंडीशन, ओके। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे रेक्टेंगुलर कॉइल को मूविंग कंडीशन में करना है तो मुझे यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर कॉइल का जो सेंट्रल शाफ्ट होता है उसको कनेक्ट किया एक टरबाइन से। टरबाइन का फंडा आप सबको तो पता ही है, टरबाइन का काम है विच प्रोड्यूसेस सम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब यह टरबाइन खुद के अराउंड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, सिमिलरली सम अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक टॉर्क होता है कॉइल के दोनों भी साइड में। ये जो पार्ट है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये जो पार्ट है वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब भी ये सम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करता है तो यहाँ पे फैराडे लॉ का यूज होता है। कैसे, थोड़ा देखिए, मैं यहाँ पे इसका प्रिंसिपल कॉपी करता हूँ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ whenever a rectangular copper coil that is ABCD is linked with changing magnetic field, comma, it produces an EMF, जिस EMF को कहा जाता है डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि सर ने इसको डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF क्यों कहा है, तो कॉमन सेंस की बात है, ये जो कॉइल है जो है ना हमारी, वो रोटेटिंग पोजीशन में, अगर कोई कॉइल रोटेट होती है या डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है तो उसे डायनामिकली मशीन्स कहा जाता है। तो जब भी फैराडे लॉ इसके जगह पे एक्ट होता है तो कॉइल के अक्रॉस में जो भी EMF बनेगा उसे डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड फ्लेमिंग रूल हम यहाँ पे देख सकते हो, उसमें से सम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट पास होगा गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस करेगा सम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड। तो मैं 1 सेकेंड इसका प्रिंसिपल यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जब भी कोई रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल किसी स्टेशनरी या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉइल के अक्रॉस जो भी एक EMF बनेगा उसे डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF कहा जाता है। पर अगर मैं डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF के मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड को मैं यहां पे कॉपी करता हूं, देखिए। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF across a copper coil is given by, यहाँ पे मैं जो भी EMF इक्वेशन लिखने वाला हूँ वो EMF इक्वेशन का जो इन्वेंशन किया है वो है लोरेंट्ज प्रिंसिपल ने।
तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू लोरेंट्स प्रिंसिपल द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज नथिंग बट बी इंटू यल इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इस इक्वेशन को आपको रिमेंबराइज करना है। दैट मीन्स वट एवर द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द रेक्टेंगुलर कॉइल इज डिपेंड्स अपॉन 4 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। द फर्स्ट कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, किसका, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ उसको, बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जब तक कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट नहीं करती, इंक्लाइन नहीं करती, तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। v इज नथिंग बट वेलोसिटी, जिसको मैं स्पीड भी कह सकता हूँ, स्पीड ऑफ कॉइल। कॉइल की स्पीड डिपेंड करेगी उसके टरबाइन पे। l इज नथिंग बट एक्टिव लेंथ ऑफ कॉइल। एक्टिव लेंथ का मतलब क्या है, कॉइल का जो भी पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड को लिंक कर रहा है। एंड द लास्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो जैसे कि आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो, यहाँ पे जो 3 वैल्यूज है ना वो रिमेन्स कांस्टेंट है। थीटा कंटिन्यूसली वेरी होता है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट कंसिडर करता हूँ। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज रिमेन्स कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो बचा क्या, वेलोसिटी। तो इसको मैं यहाँ पे अलग से कॉपी करता हूँ। वट एवर द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली स्मॉल। यहाँ से एक चीज़ क्या पता चलती है, आप जनरेटर को जितना फास्ट घुमाओगे उतना आपका ईएमएफ बढ़ेगा, जनरेटर को आप जितना स्लो करोगे उतना ईएमएफ आपका कम होगा। तो मैक्सिमम टाइम आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, मैं जनरेटर को टरबाइन कपल्ड करके जितना टरबाइन की स्पीड बढ़ाऊंगा उतना इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, जितना उसकी स्पीड कम करूंगा उतनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कम होगी। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसका एट द एंड मुझे ईएमएफ इक्वेशन मिला है अकॉर्डिंग टू लोरेंट्स प्रिंसिपल, दैट इज बी एल वी इंटू साइन ऑफ थीटा। उसमें भी एक कंसेप्ट में यहाँ पे आपकी क्लियर करना चाहता हूँ। थीटा के यहाँ पे अलग अलग 4 कंडीशंस हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंगल, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इस थीटा के जगह पे 0 पुट करता हूँ या 90 पुट करता हूँ या साइन 180 पुट करता हूँ या साइन 270 पुट करता हूँ या साइन 360 पुट करता हूँ, तो वैल्यूज़ क्या आएगी देखिए एक बार। अगर मैं साइन ऑफ 0 की बात कर रहा हूँ तो ईएमएफ बनेगा 0, साइन 90 में 1, साइन 180 में अगेन 0, साइन 270 में 1 और साइन 360 में 0। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या क्लियर होती है, आपको जो ईएमएफ मैक्सिमम होगा ना वो सिर्फ 2 एंगल पे होगा। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ साइन 90 एंड साइन 270। दैट मीन्स जब कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होती है तो ईएमएफ मिनिमम होगा, परपेंडिकुलर में मैक्सिमम होगा, पैरेलल में अगेन मिनिमम होगा, परपेंडिकुलर में अगेन मैक्सिमम होगा और अगेन पैरेलल में वो मिनिमम होगा। तो आपको यहाँ पे एक फंडा क्लियर कर रहा हूँ मैं, जब भी कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होती है या परपेंडिकुलर होती है, अगर वो परपेंडिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा तो ईएमएफ शुड बी मैक्सिमम, अगर वो पैरेलल होगा तो ईएमएफ शुड बी मिनिमम। ओके, so that's why this is the bit which is belongs to the dynamically induced EMF. Now we see the statically induced EMF and its 2 types, that is self and mutual, in the next video. Thank you for watching video. Don't forget to like and subscribe. See you soon in next video.